चलिए बात पोल्यूशन के सोल्यूशन की कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदूषण से बचाव के लिए दिल्ली में अब डीजल बसों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। और ऐसा ही हाल मुंबई का भी है। यहां हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, लेकिन बीएमसी प्रदूषण को रोकने के लिए, कम करने के लिए जगह जगह एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव भी कर रही है। प्रदूषण से बढ़ रहा खतरा, दिल्ली मुंबई में सांसों पर पहरा। दिल्ली एनसीआर में अब सांसों पर पहरा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के लेवल को पार कर गया है। ऐसे में यहाँ हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, मेरठ, कानपुर और गाजियाबाद, इन 6 तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में प्रदूषण किस स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जो बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं, उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी न हो। प्रदूषण पर प्रहार के लिए दिल्ली में पहले से ग्रैब के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। बुधवार से दिल्ली में BS3 और BS4 डीजल वाहनों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ग्रैब के तीसरे चरण से जुड़ी पाबंदियां भी लागू कर दी जाएंगी। ये भी फैसला हुआ है कि जिन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 5 दिनों तक 400 से अधिक होगा, वहां पर निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी जाएगी। यही नहीं, दिल्ली नगर निगम ने धूल पर काबू पाने के लिए डस्ट सप्रेसेंट खरीदने का प्लान बनाया है और इसका छिड़काव एंटी स्मॉग गन के जरिए किया जाएगा। अभी बहुत ज्यादा हाईएस्ट चल रहा है इस तरफ राइट नाउ, बट अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके हमें जाना पड़ रहा है पार्क, लेकिन बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस टाइम हम पोल्यूशन को लेके। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा डस्ट महसूस हो रही है, सांस के लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इवन तो आंखों में भी डस्ट महसूस होती है। प्रॉब्लम वही है ना कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा। दिल्ली ही नहीं, मुंबई की भी हवा खराब है, जिसको देखते हुए BMC हवा को साफ करने के लिए जगह जगह एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदूषण ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन इससे निपटने के उपाय भी किए जा रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण भले ही बड़ी दिक्कत है, इस समस्या के समाधान के लिए पराली को जड़ से मिटाया जाना चाहिए, लेकिन अब इस समस्या का समाधान तो हो ही चुका है, क्योंकि लुधियाना में कृषि अनुसंधान सेंटर के वैज्ञानिकों ने पराली से बायोथर्मोकोल बनाने का फॉर्मूला खोज निकाला है। यानी अब पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जरिए इको फ्रेंडली थर्मोकोल तैयार किया जाएगा, जिससे ना तो प्रदूषण होगा और ना ही किसानों को पराली जलाने की जरूरत। इको फ्रेंडली थर्मोकोल से पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। पराली से उठता धुआं सर्दी में दिल्ली एनसीआर की हवा को सालों से दमघोटू बनाता आ रहा है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान मिल चुका है। थर्मोकोल जैसी दिख रही ये चीज पराली के धुएं से बचाव का विकल्प है। आसान भाषा में कहें तो ये बायोथर्मोकोल है, जिसे वैज्ञानिकों ने पराली से बनाया है। इस बायोथर्मोकोल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित सेंटर में तैयार किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये बायोथर्मोकोल पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पराली और दूसरे अवशेषों को जलाकर पैदा हुआ धुआं दिल्ली और एनसीआर के लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये पराली है और ये सामान्य धान की पराली है जो
43% से ज्यादा जिसका उत्पादन पंजाब में होता है। इस पराली को खेतों से हटाने के लिए किसान अक्सर इससे आग के हवाले कर देते हैं, इससे धुआं पैदा होता है। न केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स उस स्थानीय इलाके में खराब होता है, लेकिन बाद में जब वो धुआं उड़कर स्मॉग बनता है, दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पहुंचता है, तो सर्दियों में जीना लगभग दूभर सा हो जाता है। लेकिन अब इस पराली का संकट खत्म करने के लिए कि किसान इस पराली को ना जलाएं, देश के वैज्ञानिक कई तरह के नूतन प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आईसीआर के सिफत सेंटर लुधियाना में, जहां देख सकते हैं एक प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला में एक तरफ जहां पराली रखी गई है, उसके बाद पराली को प्रोसेस करने के बाद जो आइटम्स तैयार हुई है वो यहां पर रखी हुई है। पराली से बायोथर्मोकोल किस तरह तैयार किया जाता है, आइए समझाते हैं। सबसे पहले पराली को 1 सेंटीमीटर की आकार में काटकर उसका भूसा तैयार किया जाता है। उसके बाद उसे जीवाणु रहित करके उसमें स्पॉन नामक पदार्थ मिलाया जाता है जो अनाज से बनता है। स्पॉन के पनपने से एक तरफ जहां पराली का रंग सफेद हो जाता है, वहीं वह इसमें मौजूद तत्वों की वजह से अच्छी तरह से चिपक जाती है। उसके बाद उसे सांचे में डालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। सारे प्रोसेस को 20 से 21 दिन लगते हैं पराली को लेके और इसको फाइनल स्टेज तक ये बनाने में। और इसमें जो इसकी खासियत ये है कि जैसे आप जानते हैं कि स्टायरोफॉर्म है, थर्मोकोल है, वो डिग्रेड नहीं होता है। डिग्रेड नहीं होगा तो इन्वायरमेंट में रहता है, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। को जो बनाने के बाद जो ये मटेरियल बन के आता है, जैसे ये पैकेजिंग मटेरियल बन के आ रहा है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ये फायर रेजिस्टेंट भी है, मतलब फायर रिटार्डेंट है, फायर को नहीं लेता है। 100% डिकम्पोजेबल है। जैसे इसको सॉइल में डालते हैं तो ये 1 से 2 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा और ये वाटर भी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। इस बायोथर्मोकोल से न सिर्फ पराली के धुएं से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि किसानों की कमाई का साधन भी पराली बन सकती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक अब इसे फॉल सीलिंग और भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल करने पर भी प्रयोग कर रहे हैं। मंजीत सहगल, लुधियाना, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे तुंगनाथ महादेव की। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के कपाट भी बंद हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और हर शुक्रवार को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली मक्कूमठ से विराजमान होगी और 4 नवंबर से यहां तुंगनाथ महादेव की पूजा होगी। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद शिव मंदिरों में से एक तुंगनाथ धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंड बढ़ने से बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे। कपाट बंद होने से पहले बाबा तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को स्थानीय फूलों और भस्म से ढककर समाधि रूप दिया गया। इसके बाद तुंगनाथ की देवडोली ने मंदिर परिक्रमा करते हुए चोपता के लिए प्रस्थान किया। आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को वनातोली में अर्घ अर्पित कर इलाके की खुशहाली की कामना की जाएगी। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए भनकुंड पहुंचेगी। यानी कल 3 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ में विराजमान होगी। 4 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकाल पूजा मक्कूमठ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगी। अब से 6 महीने तक श्रद्धालु मक्कूमठ में बाबा तुंगनाथ के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस साल पहली बार तुंगनाथ जी में 1,35,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। दर्शन का ऐसा ही रिकॉर्ड 4 धाम यात्रा में भी बना है। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या पिछले कुछ सालों से कई गुना ज्यादा है। कोविड के बाद से 4 धाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन तुंगनाथ धाम के बाद अब 4 धाम के कपाट बंद होने का समय भी करीब आ चुका है। पिछले 6 महीनों से चल रही 4 धाम यात्रा भी जल्द ही खत्म होने वाली है। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इसके एक दिन बाद 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट भी 15 नवंबर को बंद होंगे। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे।
18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। उत्तराखंड में चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से कपाट बंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूपी की बेटियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद के साथ मथुरा में ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की गई। इसके तहत 2 चरणों में अभियान चलाया जाएगा और महिलाओं, लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी। और ऑपरेशन जागृति 2020 में शुरू किए गए योगी सरकार के मिशन शक्ति की तर्ज पे शुरू किया गया एक मिशन है जो काफी सफल रहा। नारी शक्ति को उसकी ताकत का एहसास दिलाने और उसके साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ जागरूक करने की ये मुहिम है। इस मुहिम का नाम है ऑपरेशन जागृति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये मुहिम देश की बेटियों को जागरूक करने की है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। 1 नवंबर को यूपी के मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में ऑपरेशन जागृति का आयोजन किया गया। आगरा जोन के एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने ऑपरेशन जागृति का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटियों को संदेश दिया गया। ऑपरेशन जागृति का मुख्य मकसद महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अपराधों में कमी लाना है। महिलाओं और बालिकों के सशक्तिकरण के लिए ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के जरिए सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। यह अभियान 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 3 महीने तक ऑपरेशन जागृति को संचालित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं, लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। दूसरे चरण में इस अभियान के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। ये सारा काउंसलिंग बेस्ड है और संवाद बेस्ड है। इसमें हम परसुएसिव स्टाइल में जाएंगे और हमने ये प्रण किया है कि और जो कार्यक्रम रूपरेखा बनाई है कि हम इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, 62 ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे 37 सर्कल्स हैं, जितने भी हमारे 130 पुलिस स्टेशंस हैं और कम से कम 300 ग्राम पंचायत, हमारे 4000 ग्राम पंचायत है, 300 ग्राम पंचायत में हम डायरेक्ट इंटरवेंशन यूनिसेफ के माध्यम और ये सारे पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से करेंगे। और बाकी जो हमारे अधिकारी हैं वो प्रशिक्षित होंगे और वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के रूप में वो भी जाएंगे आगे और कार्य करेंगे। ऑपरेशन जागृति यूपी में सफल रहे मिशन शक्ति का ही एक और कदम है। महिलाओं के हक और अधिकार के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति काफी कामयाब रहा। 2020 में यूपी में महिला संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मिशन शक्ति के नाम से शुरू हुआ अभियान सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की थीम पर आगे बढ़ा। इसी साल 14 अक्टूबर को मिशन शक्ति के 4थे चरण की शुरुआत की गई। यूपी के इस अभियान से प्रभावित होकर केंद्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियान का नाम भी मिशन शक्ति रखा गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। उम्मीद है कि मिशन शक्ति की तरह ही ऑपरेशन जागृति अपने मकसद में कामयाब होगा और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मथुरा से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर में विकास की बयार दिखाते हैं, जहां अखनूर को राजौरी पुंछ से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस सड़क को बीआरओ की ओर से बनाया जा रहा है और खास बात यह है कि इस सड़क के निर्माण से अखनूर से राजौरी पुंछ की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी और साथ ही इस सड़क के बनने से कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेशनल हाईवे 144A ये उस सड़क का नाम है जो अखनूर को राजौरी पुंछ से जोड़ रही है। 230 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 4 सुरंगों से लैस इस हाईवे को चरणबद्ध तरीके से बनाने में लगा है। इस सड़क के बन जाने के बाद अखनूर से राजौरी पुंछ पहुंचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता घट जाएगा। ये हाईवे कश्मीर वैली से राजौरी पुंछ को जोड़ने का काम करेगा, जिससे न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही सुलभ होगी, बल्कि इन इलाकों को शहरों से जोड़ना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में बदलाव और विकास की बयार की तस्दीक करती है।
जिस तरह से ये हाईवे जा रहा है, ये एक जम्मू व कश्मीर के बड़े क्षेत्र को, विशेषकर पीर पंचाल, रजौरी, पुंछ और अखनूर और ये कालीदार का जो क्षेत्र था, इसमें एक तो लोगों का तेल बचेगा, दूसरा समय बचेगा और तीसरा ये जो हाईवे निकल गया इसके कारण लोगों की जो जमीन थी, जो इस पे कभी झाड़ियां उगती थी, अब वहाँ पे बड़े बड़े कम्प्लेक्स खुलेंगे, मॉल खुलेंगे। समझो यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं पेट्रोल पंप थे, लेकिन अब रोड बनने के बाद पेट्रोल पंपों का काम भी बढ़ा है। लोग अपना रोड के किनारे बिजनेस भी स्थापित कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां, रोजगार, यहाँ इतना विकास हुआ है कि रोड बनने से लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। बड़ी बात यह है कि सड़क के बनने से इन इलाकों में विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। साथ ही राजौरी और पुंछ जिले में कारोबार के भी नए द्वार खुलेंगे। यही नहीं, इन इलाकों में पर्यटन के लिए भी ये सड़क किसी वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जोश, जज्बा और जुनून की। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां देश के हर कोने से कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इस एग्जीबिशन में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी भी पहुंची। उन्होंने यहां अपनी मधुबनी पेंटिंग का परचम लहराया। ये कलाकारों की अद्भुत कला है। यहाँ लगी हर तस्वीर कुछ कहती है। हर तस्वीर में जीवन के रंग बिखरे हैं। कला और संस्कृति को एक जगह समेटती ये तस्वीरें कलाकारों की एक छोटी सी कोशिश है। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ देश के हर कोने से कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे और खास बात है कि इस एग्जीबिशन में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी भी पहुंची, जिन्होंने यहाँ अपनी मधुबनी पेंटिंग का परचम लहराया। इस एग्जीबिशन में मधुबनी पेंटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग की मास्टर हैं। इनकी कलाकृतियों ने इन्हें दुनिया भर में ख्याति दिलवाई है। इस वर्ष हमारे पास 17 आर्टिस्ट हैं जो हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए हैं। दुलारी देवी जी से मैं 2015 में मधुबनी में मिली थी। वहाँ पे एक मधुबनी स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पे वो सिखाती हैं। उसके बाद उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। और हम चाहते हैं कि हमारे जो ट्राइबल्स भी हैं और जो रूरल एरिया के भी जो आर्टिस्ट हैं, उनकी तकलीफ जो है और किस तरह उनका सेल्फ मोटिवेट करके वो इस स्तर पे पहुंचे हैं, हमारे जमशेदपुर वासियों को भी दिखाएं। दुलारी देवी ने मधुबनी पेंटिंग को सीखने के लिए ट्रेनिंग ली और फिर धीरे धीरे दुलारी की मेहनत रंग लाई और उनकी पेंटिंग की तारीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें अपने इस हुनर के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। दुलारी देवी ने ये मुकाम कड़े संघर्ष के बाद हासिल किया है। वो कभी स्कूल नहीं गई, मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। घर घर में काज केलहुँ, खेता गिरा में काज केलहुँ। आ पद्मश्री महासुंदरी देवी आ कर्पूरी देवी के घर में जे हम चौका बर्तन करे छल, तो 1 महीना के ट्रेनिंग रहे महासुंदरी देवी एठाम, हमर गुरु छथिन, तऽ कहलियन हमरो नाम लिखा दिया, तऽ 1 महीना हुनका लग सिखलियै। ओकर बाद 25 साल कर्पूरी देवी हमरा अपना लग रखलथि, हुनके प्रेरणा भेटल अछि। पद्मश्री भेटल, 12-13 में स्टेट अवार्ड भेटल, ओकर बाद पद्मश्री भेट गेल। बच्चा सब स्कूल में एकर प्रोग्राम होय, ओकर बच्चा सबके सिखायल जाय, तब बच्चा सब कला के बचा कर रखते, आगू बढ़ते। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 2012-13 में स्टेट अवार्ड मिला। इसके बाद 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला। बच्चों को स्कूल से ही कला की शिक्षा देनी चाहिए। जाहिर है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दुलारी देवी ने दुनिया के सामने संघर्ष की मिसाल पेश की है। दुलारी देवी तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि अगर जोश और जज्बा बेमिसाल हो तो पत्थर को भी तराशा जा सकता है। बेरंग जिंदगी में कामयाबी के रंग भरे जा सकते हैं। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। वाह वाह, बिल्कुल जी हाँ। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। वाह वाह गुंजन, लेकिन कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो सर्व करेंगे वही डिजर्व करेंगे। वाह वाह, क्या बात है भाई। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो बस हमेशा अच्छा सोचिए,
अच्छा रहिए और अच्छा करते रहिए। ऐसे अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ हम कल फिर आएंगे। 7 बज के चाय पियेंगे 5 बजे।